हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, हमारी जो विज्ञान की 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट हमारा 11वां पार्ट है। दोस्तों, इस पार्ट में हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो 251 से लेकर 275 तक आएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, इस पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी। नंबर एक, मूविंग हैमर। नंबर दो, ड्रॉन बो। नंबर थ्री हमारा कह रहा है शूट शॉर्ट शॉट। डी ऑप्शन कह रहा है कि रशिंग वाटर। हिंदी में दोस्तों देख लेते हैं। हिंदी में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। पहला ऑप्शन चलता हुआ हथौड़ा है या चलती हथौड़ी कह सकते हैं, हथौड़ा कह सकते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है खिंचा हुआ धनुष में शॉर्ट शॉट, या डी ऑप्शन कह रहा है कि बहता हुआ पानी। तो दोस्तों, इसका जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही आ जाएगा। इसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी नहीं पाई जाएगी। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा लेते हैं। दूसरा हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, द ग्रेट साइंटिस्ट आर्किमिडीज बिलोंग टू विच कंट्री। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है यूएसए, तीसरा ऑप्शन है ग्रीक, डी ऑप्शन कह रहा है ब्रिटेन। दोस्तों, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के थे। तो पहला ऑप्शन जर्मनी है, दूसरा ऑप्शन अमेरिका है, तीसरा ऑप्शन यूनान है, और डी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि ब्रिटेन है। तो दोस्तों, बताना है कि जो आर्किमिडीज थे दोस्तों वो यूनान देश के थे, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द साइंटिस्ट कंसर्न्ड विद बायोन्सी इज। नंबर एक आर्किमिडीज, दूसरा है लुईस पास्चर, तीसरा हमारा न्यूटन है, और डी ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। कौन से वैज्ञानिक है। पहला है आर्किमिडीज है, दूसरा है लुईस पास्चर है, तीसरा ऑप्शन न्यूटन, डी ऑप्शन कह रहा है ऊपर के सभी। तो दोस्तों, उत्प्लावकता से संबंधित जो वैज्ञानिक है वो है आर्किमिडीज। ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि when an object is completely or partially immersed in a liquid, there appears to be some decrease in its weight, and the apparent decrease in its weight is equal to the weight of the fluid displaced by the object। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बर्नौली प्रिंसिपल, दूसरा कह रहा है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि हमारा पास्कल प्रिंसिपल, डी ऑप्शन कह रहा है हुक का लॉ। दोस्तों, इसमें कह रहा है क्वेश्चन, जब कोई वस्तु पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी तरल में डूबी होती है तो उसके वजन में कुछ कमी होती है, और उसके वजन में स्पष्ट कमी उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के वजन के कमी के बराबर होती है। ये एक हमारा सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत किसका है। बर्नौली का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, पास्कल का सिद्धांत है, या हमारा हुक का नियम है। तो दोस्तों, ये जो सिद्धांत है वो हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन आयरन नीडल सिंक इन वाटर बट आ शिप फ्लोट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। नंबर एक, लॉ ऑफ ग्रेविटी। नंबर दो ऑप्शन कह रहा है कैपलर थ्योरी। नंबर सी ऑप्शन कह रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और डी ऑप्शन कह रहा है कि पास्कल प्रिंसिपल। लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज किस सिद्धांत पर तैरता रहता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियम है, दूसरा कह रहा है कि केपलर का सिद्धांत है, डी सी ऑप्शन कह रहा है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है, डी ऑप्शन कह रहा है कि पास्कल का सिद्धांत है। तो दोस्तों, ये जो इसका जो आंसर आएगा हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर हमारा कह रहा है कि ये जो है वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि लोहे की जो हमारी सुई होती है वो डूब जाती है लेकिन पानी का जो लोहे का जहाज होता है वो पानी में तैरता रहता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम वाटर द हेयर ऑफ द शेविंग ब्रश sticks together because of this।
पहला ऑप्शन है विस्कोसिटी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इलास्टिसिटी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है फ्रिक्शन, डी ऑप्शन कह रहा है सरफेस टेंशन। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल इस वजह से चिपक आपस में चिपक जाते हैं। पहला है सयानता के कारण, दूसरा है लोच, तीसरा हमारा टकराव के कारण, डी ऑप्शन का पृष्ठ तनाव के कारण। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है, इसलिए वहां पर क्या होते हैं, जो जो शेविंग ब्रश के जो बाल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यू टू विच ऑफ द शेप ऑफ अ रेन ड्रॉप बिकम्स स्फेरिकल। नंबर एक विस्कोसिटी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सरफेस टेंशन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है इलास्टिसिटी, डी ऑप्शन कह रहा है ग्रेविटी। किसके कारण वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार हो जाता है। पहला ऑप्शन श्यानता के कारण, दूसरा ऑप्शन पृष्ठ तनाव के कारण, सी ऑप्शन कह रहा है लूज के कारण, डी ऑप्शन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो दोस्तों वर्षा की बूंदें होती हैं उनका आकार गोल हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट व्हाट minimum velocity when launched from the earth rhythms will a rocket cross the earth gravity and go into space। ए ऑप्शन करा है 11.2 मीटर पर सेकंड है, बी ऑप्शन करा है 11.2 किलोमीटर पर हावर है, सी ऑप्शन करा है कि 10.2 मीटर पर सेकंड, या हमारा डी ऑप्शन करा है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित होने पर रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 11.2 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 11.2 किलोमीटर पर हावर, लिखा है कि सी ऑप्शन कह रहा है कि 10.2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे लिखा है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो दोस्तों ये बताना है हमको, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर फोर्स। पहला ऑप्शन कह रहा है हेलीकॉप्टर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है जेट, तीसरा ऑप्शन कह रहा है एरोप्लेन, डी ऑप्शन कह रहा है रॉकेट। निम्न में से कौन रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन हेलीकॉप्टर, दूसरा ऑप्शन जेट, तीसरा ऑप्शन विमान है, डी ऑप्शन कह रहा है रॉकेट। तो दोस्तों रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर जो काम करता है उसका नाम है हमारा रॉकेट, डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वॉशिंग मशीन इज। पहला ऑप्शन डायलिसिस, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगेशन, सी ऑप्शन कह रहा है डिफ्यूजन, और डी ऑप्शन कह रहा है इपीसेंटर। लिखा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। डायलिसिस पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अभिकेंद्र बल, तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रसार, और सी ऑप्शन कह रहा है ऊपर केंद्र। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन जो है वो अभिकेंद्र बल पर काम करती है दोस्तों, बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन मिल्क इज चर्न्ड, लिखा है कि वेगोरलिशी द क्रीम सेपरेटेड फ्रॉम इट ड्यू टू। नंबर एक फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, नंबर दो ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर सी ऑप्शन कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, डी ऑप्शन कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दूध को जोर से मथने पर मलाई किस कारण से अलग हो जाती है। पहला ऑप्शन घर्षण बल, दूसरा ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा ऑप्शन है अपकेंद्र बल, डी ऑप्शन कह रहा है कि अभिकेंद्र बल। तो दोस्तों जब हम दूध को बहुत जोर जोर से मथते हैं तो जो मलाई है उससे अभिकेंद्र बल के कारण क्या हो जाती है, उससे अलग हो जाती है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं हम। अगला क्या कह रहा है कि द यूज ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन automatic vehicles in actually a direct application of which law। नंबर एक टर्सोली लॉ, नंबर दो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, सी ऑप्शन कह रहा है न्यूटन्स लॉ है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि पास्कल्स लॉ है। स्वचालित वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक का उपयोग वास्तव में किस नियम का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। नंबर एक टर्सेली का नियम है, बी ऑप्शन कह रहा है आर्किमिडीज का सिद्धांत है,
सी ऑप्शन कह रहा है न्यूटन का सिद्धांत है, डी ऑप्शन कह रहा है कि पास्कल का सिद्धांत है। तो दोस्तों जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती हैं वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती हैं, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम अगला लेते हैं। अगला क्या कह रहा है कि when the speed of a moving object is double इट्स काइनेटिक एनर्जी। पहला ऑप्शन कह रहा है कि डबल, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्वाड्रपल्स, सी ऑप्शन कह रहा है स्टेप स्टेज, आगे लिखा है डी ऑप्शन कह रहा है नन। जब किसी गतिमान वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी, दोगुनी हो जाती है, या चार गुनी हो जाती है, या समान रहती है, या कोई नहीं। तो दोस्तों जब किसी गतिमान वस्तु की जो गति को दोगुना कर देते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो उसकी चार गुनी हो जाती है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम अगला लेते हैं। अगला क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नंबर एक न्यूट्रोनो, नंबर दो ड्यूट्रॉन, नंबर सी ऑप्शन कह रहा है कि पॉजिट्रॉन, और डी ऑप्शन कह रहा है कि फोटॉन। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक उप परमाणविक नहीं है? तो इसका ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है न्यूट्रिनो है, दूसरा डेट्रॉन है, सी ऑप्शन पॉजिट्रॉन कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है हमारा फोटोन। तो दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन कह रहा है हमारा डेट्रॉन, ये हमारा एक सम उप परमाणिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं दोस्तों। अगला क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स होल्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। पहला ऑप्शन है वीक न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, डी ऑप्शन कह रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा बल एक परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रखता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि कमजोर परमाणु बल होता है, बी ऑप्शन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सी ऑप्शन कह रहा है विद्युत चुंबकीय बल होता है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि मजबूत परमाणु बल होता है। तो दोस्तों जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जो एक साथ रखता है वो हमारा डी ऑप्शन है, मजबूत परमाणु बल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इनिटिएट न्यूक्लियर फिजन। पहला ऑप्शन कह रहा है न्यूट्रॉन्स, दूसरा ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑप्शन कह रहा है प्रोटॉन्स, डी ऑप्शन कह रहा है कि नन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन आरंभ करने के लिए किया जाता है? पहला है न्यूट्रॉन के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन का प्रयोग नाभिकीय विखंडन आरंभ करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया। इसमें होता है कि पहला ऑप्शन है ग्लास, दूसरा ऑप्शन है वैक्यूम, तीसरा ऑप्शन वाटर, डी ऑप्शन नन। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होगी? पहला ऑप्शन कांच है, दूसरा ऑप्शन शून्य स्थान मतलब वैक्यूम है, सी ऑप्शन कह रहा है कि पानी है, डी ऑप्शन कह रहा है कि कोई नहीं। तो दोस्तों शून्य स्थान को हम निर्वात भी कह सकते हैं, तो निर्वात में इसकी जो प्रकाश की गति होगी वो बहुत ही अधिक होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, what happens to the electrostatic force between two charges when the distance between them decreases। पहला ऑप्शन इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन डिक्रीज, सी ऑप्शन कह रहा बोथ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होंगे, और डी ऑप्शन कह रहा नन। जब दो आवेशों के बीच की दूरी कम हो जाती है तो उनके बीच स्थिर वैद्युत बल का क्या अंतर आता है? तो बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कम हो जाता है, सी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों, डी ऑप्शन कह रहा है कोई नहीं। तो दोस्तों जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम हो जाती तो उनके ऊपर लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होता है उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं दोस्तों। अगला क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू योर वेट व्हेन यू आर इन अ लिफ्ट व्हिच गोज डाउन। पहला इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन डिक्रीज, बोथ, सी ऑप्शन कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है नन। जब आप एक लिफ्ट में होते हैं
जो नीचे जाती है तो आपके वजन का क्या होता है? पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है कम हो जाता है, सी ऑप्शन करा दोनों और डी ऑप्शन करा कि कोई नहीं। तो दोस्तों जब आप ऐसी लिफ्ट में होते हैं, जब वह लिफ्ट नीचे की ओर जा रहे होते हैं तो आपके भार में कमी आ जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। नंबर एक एक्सेलरेशन, नंबर दो मास, नंबर सी ऑप्शन करा है कि डिस्टेंस, डी ऑप्शन करा है मोमेंटम। वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? त्वरण पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन दूरी और डी ऑप्शन कह रहा है कि हमारा गति। तो दोस्तों जो समय वेग ग्राफ होता है, समय वेग समय ग्राफ होता है, तो दोस्तों इसका जो ढलान होता है वो त्वरण को दर्शाता है, एक्सेलरेशन को दर्शाता है। ई ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज रेज्ड अबव द ग्राउंड? पहला ऑप्शन डिक्रीज, दूसरा ऑप्शन इंक्रीज, सी ऑप्शन बोथ, डी ऑप्शन नन। किसी वस्तु को जमीन से ऊपर उठाने पर उसकी उसकी स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? पहला ऑप्शन कमी हो जाती है उसमें, दूसरा ऑप्शन बढ़ जाती है, सी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों और डी ऑप्शन कह रहा है कि कोई नहीं। तो दोस्तों जब हम किसी वस्तु को उसको जमीन से ऊपर उठाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? When we sit on a rubber mattresses seat or lie down on the mattresses, its shape changes. It is found in the substance. पहला है पोटेंशियल एनर्जी उसमें पाई जाती है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्टोर्ड एनर्जी पाई जाती है, तीसरा कह रहा है कि फिजन एनर्जी पाई जाती है और डी ऑप्शन कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। जब हम रबड़ के गद्दे की सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। वह पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो पहला है संभावित ऊर्जा पाई जाती है, दूसरा ऑप्शन बता रहा कि संग्रहित ऊर्जा पाई जाती है, डी ऑप्शन कह रहा विखंडन ऊर्जा पाई जाती है और डी ऑप्शन कह रहा गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तो दोस्तों उस पदार्थ के अंदर संभावित ऊर्जा पाई जाती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग सोलर सेल यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल्स? पहला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा है थर्मल एनर्जी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मैकेनिकल एनर्जी, डी ऑप्शन कह रहा है ऑप्टिकल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन फोटोवोल्टिक कोशिकाओं का प्रयोग करके सौर ऊर्जा को परिवर्तित करके उत्पादित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन क्या है? विद्युत ऊर्जा को, दूसरा ऑप्शन है तापीय ऊर्जा को, सी ऑप्शन कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा, डी ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्टिकल ऊर्जा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा हमारा वो ए ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हम वहां पर क्या करते हैं? तापीय ऊर्जा का सौर ऊर्जा का परिवर्तन कर देते हैं, किसमें? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं। ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच ऑफ द आइसबर्ग रिमेन्स अबव द सरफेस ऑफ द ओशियन टू फ्लोट इन द ओशियन? पहला कह रहा है कि 1.1/9, दूसरा कह रहा है 1/6, ये कह तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1/4 और डी ऑप्शन कह रहा है 1/10। हिमखंड का कितना भाग समुद्र में तैरने के लिए समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1/6, सी ऑप्शन कह रहा है 1/4 और डी ऑप्शन कह रहा है 1/10। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा डी आंसर हो जाएगा 1/10। जो भाग होता है हिमखंड का ये समुद्र के तल से ऊपर रहता है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कुछ दोस्तों, अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। द रीजन वाई क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर इज? पहला है लो प्रेशर, दूसरा है लो डेंसिटी, तीसरा ऑप्शन लो विस्कोसिटी, डी ऑप्शन कह रहा है लो टेम्परेचर। वायुमंडल में बादल तैरने का कारण है क्या? कम दबाव, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कम घनत्व, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कम चिपचिपापन और डी ऑप्शन कह रहा है कि कम तापमान। तो दोस्तों वायुमंडल में बादल तैरने का जो कारण है वहां है वो कम घनत्व तो पाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लो डेंसिटी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे चलते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।